नमस्कार, 13 जुलाई की शाम आप है मेरे साथ ZDTV रेडियो न्यूज पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मि नेगी बेस्ट। और अब पेश है न्यूज हेडलाइंस। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के विद्रोह के बाद अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार संकट में। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में कोविड के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों के प्रयासों की सराहना की। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों के अगले शैक्षणिक सत्र को 1 अक्टूबर से शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पर्यटकों के आगमन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। पर्यटन क्षेत्र कल से चरणबद्ध तरीके से शुरू होगा। और आयकर विभाग ने बैंकों से नकद निकासी के समय स्रोत पर आयकर कटौती की दरें सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था शुरू की। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के विद्रोह के बाद अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार संकट में आ गई है। सचिन पायलट ने दावा किया है कि अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में है, क्योंकि 30 से भी अधिक कांग्रेस विधायक उनके समर्थन में आ गए हैं। पायलट ने कहा कि कुछ निर्दलीय विधायकों ने भी उन्हें समर्थन देने का वादा किया है। उन्होंने बताया कि आज होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। पिछले 2 दिनों से पायलट से संपर्क नहीं हो पा रहा था। सचिन पायलट के समर्थकों ने बताया कि वे दिल्ली में हैं और राजस्थान पुलिस के नोटिस को लेकर नाराज हैं। पुलिस के विशेष कार्य समूह ने अपने नोटिस में अशोक गहलोत सरकार को अस्थिर करने की कथित साजिश पर उनका बयान रिकॉर्ड करने की समय मांगा है। पायलट के समर्थकों ने कहा कि यह नोटिस उन्हें परेशान करने की मंशा से दिया गया है। अशोक गहलोत ने शनिवार को आरोप लगाया था कि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार को स्थिर करने के लिए विधायकों को लालच देने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि मौजूदा घटनाक्रम गहलोत और पायलट के बीच सत्ता संघर्ष का परिणाम है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में कोविड के खिलाफ संघर्ष में सुरक्षा बलों के योगदान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने यह सिद्ध कर दिया कि वे सिर्फ आतंकवाद से लड़ना ही नहीं जानते, बल्कि लोगों की मदद के लिए महामारी से निपटना भी जानते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। पहले हर कोई यह सोच रहा था कि भारत जैसा देश कोविड-19 से कैसे निपटेगा। इसको लेकर बड़ी आशंकाएं थीं, लेकिन आज दुनिया देख रही है कि हमारे यहाँ कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई वह विश्व की सफलतम लड़ाइयों में से एक है। कोरोना के खिलाफ समग्र विश्व में सफल से सफल जंग अगर कहीं लड़ी है तो अपने भारत में अंदर लड़ी गई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ी गई है। सरकार के साथ साथ 130 करोड़ की आबादी, सभी राज्य सरकारें और एक एक व्यक्ति लड़ा है। एक जन एक मन, एक राष्ट्र के सूत्र को चरितार्थ करते हुए इस जंग में आज हम अच्छे मकाम पर खड़े हैं, डट कर लड़ रहे हैं। कहीं डर का माहौल नहीं है। और आज देश के गृह मंत्री के नाते बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि भारत ये जो जंग लड़ रहा है, इसमें हमारे सुरक्षा बलों का भी बहुत बड़ा योगदान है। अमित शाह ने कहा कि भारत एक जनता, एक विचार और एक राष्ट्र के नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अब मजबूत स्थिति में है। गृह मंत्री कल गुरुग्राम में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा संचालित अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान 1,37,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई की रात से लागू पूर्णबंदी आज सुबह समाप्त हो गई। इस अवधि में सभी बाजार, कार्यालय और अन्य गतिविधियां बंद रहीं। आज से बाजार और अन्य सरकारी प्रतिष्ठान अगले 5 दिन तक खुले रहेंगे और सप्ताहांत पर 2 दिन के लिए पूर्णबंदी फिर लागू होगी। मध्य प्रदेश में सरकार मास्क न लगाने वाले लोगों को जागरूक बनाने के लिए रोको टोको अभियान चलाएगी। राज्य में सभी सार्वजनिक स्थलों पर लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। इस आयोजन के दौरान चुने हुए स्वयंसेवी संगठन ऐसे लोगों को मास्क वितरित करेंगे जो सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क के पाए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कलेक्टर इस कार्य के लिए जिले में बेहतर कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों का चयन करेंगे। चयन करते समय संगठन में उपलब्ध व्यक्तियों की संख्या, विश्वसनीयता और संगठन की कार्यक्षमता को ध्यान में रखा जाएगा। कलेक्टर चयनित संगठनों को मास्क के प्रचार प्रसार के लिए सार्वजनिक स्थलों पर जगह उपलब्ध कराएंगे। चयनित
संगठनों को जीवन शक्ति योजना में निर्मित 100 मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। मास्क की बिक्री होने पर संस्था संबंधित नगरीय निकाय के नोडल अधिकारी को 11 रुपए प्रति मास्क की दर से भुगतान करेगी। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 431 नए मामले सामने आने के साथ ही कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 17,632 तक पहुंच गई है। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 653 हो गई है। मध्य प्रदेश में कल अस्पतालों में कुल 197 व्यक्तियों की छुट्टी दी गई थी। इसके फलस्वरूप राज्य में अब तक 12,876 लोग स्वस्थ होकर अस्पतालों से घर जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कोरोना संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी के बाद 88 इलाकों में आवागमन और अन्य गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई है। इन क्षेत्रों को संक्रमण की दृष्टि से रेड जोन घोषित किया गया है। श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट ने इन्हें सील करने के आदेश दिए हैं। इन इलाकों में कोरोना नियंत्रण क्षेत्र प्रबंधन दिशा निर्देश लागू किए जाएंगे। प्रशासन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए संक्रमित क्षेत्रों के प्रवेश और निकाय स्थल पर कैमरा लगाने पर भी विचार कर रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में चिकित्सा दल की तैनाती की जा रही है। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर 1,000 रुपए और सुरक्षित दूरी का पालन नहीं करने पर 10,000 रुपए कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों में अगले शैक्षणिक स्तर की शुरुआत को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्नातक स्तर की पहले साल की कक्षाएं 1 अक्टूबर से शुरू होंगी, जबकि स्नातकोत्तर स्तर की 1 नवंबर से प्रारंभ होगी। सभी विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम के हिसाब से कम 45 दिनों की ऑनलाइन पढ़ाई सुनिश्चित की जाएगी और इसके बाद विद्यार्थियों के समूह बनाकर कक्षाएं शुरू की जा सकेंगी। हालांकि इस दौरान सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य होगा। स्नातक और स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष के लिए प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन ही होगी और इसे क्रमशः 15 सितंबर और 31 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इस साल यानी 2020-21 के शैक्षणिक स्तर के लिए परीक्षाएं अगले वर्ष मार्च और अप्रैल के बीच आयोजित की जाएंगी। सभी विश्वविद्यालयों को अपना शैक्षणिक कैलेंडर 20 जुलाई तक अपलोड करने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं पाठ्यक्रम के हिसाब से ई कंटेंट आज से लोड करना शुरू होगा और ये काम इस महीने की 31 तारीख तक पूरा कर लिया जाएगा। आयकर विभाग ने बैंकों और डाकघरों से नकद निकासी पर स्रोत पर आयकर कटौती दर सुनिश्चित करने का नया तरीका शुरू किया है। इससे बैंक और डाकघर आयकर रिटर्न न भरने वाले खाताधारक के खाते में 20 लाख से अधिक की निकासी और आयकर विवरणी भरने वाले खाताधारक के 1 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी पर टीडीएस की दर तय कर सकेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कहा है कि अब तक 53,000 सत्यापन अनुरोध इस व्यवस्था के जरिए सफलतापूर्वक निपटाए जा चुके हैं। सीबीडीटी ने कहा कि अब बैंकों और डाकघरों को धन निकालने वाले खाताधारक का सिर्फ पैन नंबर दर्ज कराना होगा और इससे स्रोत पर आयकर कटौती की दर पता चल जाएगी। फिलहाल आयकर रिटर्न भरने वाले करदाताओं से 1 करोड़ रुपए तक की निकासी पर 2% की दर से कटौती की जाती है। आयकर रिटर्न न भरने वाले करदाताओं से 20 लाख रुपए से अधिक की निकासी पर 2% और 1 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी पर 5% की दर पर स्रोत पर आयकर कटौती होती है। सरकार ने कहा कि भारतीय रेल ने पहली बार एक विशेष मालगाड़ी देश की सीमा से पार बांग्लादेश के बेनापोल भेजी है। यह रेलगाड़ी आंध्र प्रदेश से गुंटूर और आसपास के क्षेत्रों से लाल मिर्च लेकर गई है। यह क्षेत्र मिर्ची की खेती के लिए जाना जाता है और यहाँ की मिर्च अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखे स्वाद और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे पहले क्षेत्र के किसान और व्यापारी थोड़ी मात्रा में लाल मिर्च सड़क मार्ग के जरिए बांग्लादेश भेजते थे। इसकी माल वहन लागत लगभग 7,000 रुपए प्रति टन आती थी। मालगाड़ी के जरिए इसकी लागत महज 4,408 रुपए प्रति टन है। वेस्ट इंडीज ने मेजबान इंग्लैंड को पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। कोरोना संक्रमण के बाद यह पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच था। वेस्ट इंडीज ने जीत के लिए 200 रन का लक्ष्य 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया था।
मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की सक्रियता से पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि मध्य भारत, विशेषकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आज से भारी वर्षा होने का अनुमान है। यह उम्मीद की जाती है कि बिहार, असम और मेघालय और वेस्ट सिक्किम में हैवी रेन होने के साथ साथ आइसोलेटेड केसेस में एक्सट्रीमली रेनफॉल हो सकता है। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।